स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। तो आज आप लोग अपना इंग्लिश का पेपर देकर आ चुके हैं एंड अब हम लोग पूरी तरीके से तैयारी में जुटने वाले हैं फॉर कमर्शियल स्टडीज। कमर्शियल स्टडीज के पेपर के लिए आपको गैप बहुत कम मिला है एंड 1.5 डे मैं इसे बोल रही हूँ क्योंकि आज का आधा दिन भी आपके हाथ में पूरा अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक 1.5 डे की स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देख लीजिए। और आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं, आज जैसा कि आपके साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि एग्जाम के डेज में मैं काफ़ी एक्टिव रहूंगी और आपकी जितनी हो सकती है उतनी हेल्प करूंगी। तो मैं आज क्या करने वाली हूँ, जो मैंने आपको 1.5 डे के शेड्यूल में हाफ डे में कंप्लीट करने के लिए बोला था, उन सारे के सारे चैप्टर्स का वन शॉट रिविजन यहाँ पर करा दूंगी। यस, सो हम लोग यहाँ पर आज करने वाले हैं उन सारे चैप्टर्स का रिविजन जिनको मैंने हाफ डे में करने के लिए बोला था, स्टार्टिंग विद द रिविजन ऑफ योर फर्स्ट यूनिट दैट इज स्टेक होल्डर। तो तैयार हो जाइए, अच्छे से खा पी के पूरी एनर्जी के साथ बैठ जाइए इस वीडियो को देखने के लिए। एंड मेरा वादा है कि आपको ना सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगी बल्कि साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर में आए हैं एंड प्रीवियस ईयर में आए हैं, उन सबको भी मैं साथ ही साथ निपटा दूंगी स्टूडेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपका स्टेक होल्डर इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस गिवन बाय आईसीएसई बोर्ड। हमेशा आप कभी भी पढ़ाई करने बैठे हैं तो अपनी बुक को साथ साथ रखिए एंड यू शुड हैव अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस मटेरियल विच इज कॉल्ड सिलेबस रूल्स। आपको सिलेबस एंड रेगुलेशन के अंदर ये मिल जाएगा CISE.org पर। वहां से डाउनलोड करके इसकी हार्ड कॉपी निकाल करके आपके पास रखी हुई होनी चाहिए क्योंकि बुक में काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें दी हुई है। सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, व्हाट इज देयर इन द पोर्शन एंड व्हाट इज नॉट देयर इन द पोर्शन। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें कवर्ड हुई है। मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर, टाइप ऑफ स्टेक होल्डर जिसके अंदर आते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर विच आर शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, मीनिंग ऑफ ईच वन, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जिसके अंदर आते हैं सप्लायर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड मीनिंग ऑफ ईच है। साथ ही साथ पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। हो सकता है आपको अपने किसी भी रेफरेंस मटेरियल में से ज्यादा डिफरेंसेस दिखाई दे बट आप उसको रेफर नहीं करिए, यही डिफरेंसेस आपको देखने हैं। साथ ही साथ इसमें है एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन बाय द वेरियस स्टेक होल्डर जैसे कि ओनर्स एंड मैनेजर, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर, सप्लायर, गवर्नमेंट, सोसाइटी ऑफ एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। इन सब की जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्टेशन है उसको भी हमने देखना है। सो ये यूनिट थोड़ा सा बड़ा है, मतलब पेजेस आप अगर देखेंगे अपने क्वेश्चन ये चैप्टर के तो आपको काफी सारे दिखाई देंगे बट जैसा कि मैंने पहले बोला था, दिस इज वन ऑफ द चैप्टर विच यू स्टडीड फर्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपने पढ़ा था एंड कई बार आपने इसका टेस्ट दे दिया है। तो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू एंड इसका रिविजन भी काफी जल्दी हो जाएगा। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। हम कर रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर का जो चैप्टर है इन द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल चैप्टर्स में से एक है एंड येट इसके में से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मीन्स ऑल दोस इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड institutions which have a stake in the functioning and performance of a commercial organization। मतलब जिन सब ने कुछ ना कुछ रिस्क उठाई हुई है। स्टेक का मतलब होता है कोई ना कोई रिस्क उठाई हुई है। A person is said to be a stakeholder when that person has the interest in the organization। उसे किसी तरीके का इंटरेस्ट है in the organization। क्या इंटरेस्ट हो सकता है? वेरियस ग्रुप्स का आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आगे आने वाले पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम इसे पढ़ेंगे। देन स्टेक होल्डर को डिफाइन करने के लिए आए तो आप ये लिख सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं स्टेक होल्डर्स कैन हैव बोथ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। यस, दे कैन इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे। ऑन द पॉजिटिव साइड स्टेक होल्डर्स प्रोवाइड द नेसेसरी रिसोर्सेज जैसे कि सप्लायर्स होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स होते हैं, ये सब रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अ बिजनेस एंटरप्राइजेस गेट फाइनेंस, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी एक्सेट्रा फ्रॉम द स्टेक होल्डर। वेयरएज अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें तो स्टेक होल्डर्स में ब्लॉक और इंटरप्ट द फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज वेयर देयर एक्सपेक्टेशंस आर डिसरिगार्डेड। मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो सकते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे ऑफ टैक्सेस देन गवर्नमेंट कैन गो अगेंस्ट यू। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे
टू योर सप्लायर्स, देन वो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद कर सकते हैं एंड दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू। तो ऑल सब ये सारी चीजें जो है आपके खिलाफ भी जा सकती है, मतलब नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है एंड पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। सो इट कैन बी सेड अ डबल एज वेपन। स्टेक होल्डर कैन हैव बोथ काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स ऑन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। सो बच्चों, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर कौन होते हैं? नंबर 1 पॉइंट, स्टेक होल्डर्स आर द पर्सन हु हैव इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। Number 2, stakeholder can be an individual or an organization. Number 3, stakeholder can have a positive or negative impact on the organization. चलिए आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर को हमने कंप्लीट कर लिया है। व्हाट आर द टाइप ऑफ स्टेक होल्डर? जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टेक होल्डर की, तो हमारे पास 2 मेजर टाइप ऑफ स्टेक होल्डर आते हैं। उसमें पहला है इंटरनल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर के अंदर हमारे पास होते हैं शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के अंदर हमारे पास होते हैं सप्लायर्स, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर की। इंटरनल स्टेक होल्डर में पहला पार्ट है जो शेयर होल्डर का। हु आर द शेयर होल्डर? व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपनी, तो किसी भी कंपनी के जो ओनर होते हैं वो एक पर्सन नहीं होता है। सारे लोग जिन्होंने कंपनी की शेयर्स परचेज किए हुए उन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स आर द पीपल हु सप्लाई द फाइनेंस रिसोर्सेज टू द कंपनी। सो दे सप्लाई द कैपिटल एंड दे हैव इंपॉर्टेंट स्टेक इन द कंपनी। इनकी रिस्क काफी हाई होती है क्योंकि उनको एज सच कोई रेगुलर रिटर्न नहीं मिल रहा होता है। सो दे अज्यूम द रिस्क ऑफ बिजनेस एंड पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। स्टेक होल्डर, ये जो शेयर होल्डर होते हैं, यही ऐसे लोग हैं जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में आएंगे, कंपनी के डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे एंड इनकी काफी से होती है कंपनी में। नेक्स्ट बात करते हैं और कौन इंटरनल स्टेक होल्डर होता है? दीज आर एम्प्लॉइज, बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर्स। एम्प्लॉय बात करें तो हम सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे, एक छोटा पर्सन भी जो कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है वो भी स्टेक होल्डर है। क्यों? क्योंकि उसने कंपनी के साथ दिया है in working and कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होगी, डिपेंडिंग ऑन दैट their wages and their remuneration will be decided. So they are also stakeholder, they are interested in the performance of the organization. So both managers and workers are important. They provide mental and physical efforts required for the success of a business. So mental labor करते हैं कोई physical labor करते हैं and दोनों contribute करते हैं in the success of an organization. Then बात आती है employers की। Who are the employers? Means the owners of the company or who offer employment to others. So अगर हम बात करें कंपनी की तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी कॉल्ड एम्प्लॉयर और शेयर होल्डर्स कैन बी कॉल्ड एम्प्लॉयर। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो होता है सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, और पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनर्स होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एम्प्लॉयर्स। सो दीज आर कॉल्ड इंटरनल स्टेक होल्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंपनी या किसी भी बिजनेस का पार्ट ही होते हैं और उसको हम बोलते हैं कि दीज आर द स्टेक होल्डर जिनका की इंटरेस्ट है इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की, तो उसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो है सप्लायर। हु इज सप्लायर? सप्लायर इज अ पर्सन, organization or other entity that provides something that another person, organization or entity needs. So something का मतलब हो सकता है finance, something का मतलब हो सकता है insurance services, something का मतलब warehousing services भी हो सकता है और any other service or the product also। मतलब कि अगर मैं raw material की भी बात करूँ तो raw material can also be provided, advertisement can be made by an ad agency। So बहुत सारे लोग जो externally associated है with the organization, they are called external stakeholders and इसको हम बोलते हैं supplier। Then आता है next creditors. Who are the creditors? Creditors is an individual institution. Creditors की बात करें तो creditor is an individual or institution that extends credit to another party or borrow money usually by a loan agreement or contract. मेरा जो लैपटॉप है इसकी बैटरी जो है वो हो रही है कम, तो मैं इसको जरा कनेक्ट कर लेती हूँ स्टूडेंट्स। चलिए, सो क्रेडिटर मतलब लेंडर ऑफ मनी। इट कैन बी एन इंडिविजुअल, इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट कैन बी अ कमर्शियल बैंक और इट कैन बी एनी अदर पर्सन हु हैज ग्रांटेड लोन टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर होते हैं और जिनको हम बोलते हैं ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होंगे। कौन होंगे ये होंगे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इनका भी ऑर्गेनाइजेशन में, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होगा। व्हाई? बिकॉज इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्मेंस हो रही है उसके ऊपर इनका लोन का रिकवरी डिपेंड करेगी और इनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब रेगुलरिटी ऑफ देयर इंटरेस्ट पेमेंट एंड रेगुलरिटी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑल्सो दोनों डिपेंड करता है। इनके बिना
भी ऑर्गेनाइजेशन का काम कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है, बिकॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन को वेरियस फॉर्म में फाइनेंस की जरूरत होती है। देन आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर। इट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट एंड फ्रॉम द कॉर्पोरेट, इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। सो गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में, एंड गवर्नमेंट क्लोजली सुपरवाइज करते हैं कि कहीं ऑर्गेनाइजेशन टैक्स इवेड तो नहीं कर रही है या फिर वहां पे किसी भी तरह की दूसरी मैल प्रैक्टिसेस तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हो गए बच्चों टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब हम टाइप ऑफ स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो हमारे पास आता है नंबर 1 इंटरनल स्टेक होल्डर एंड नंबर 2 आता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। सो अगर बात करें शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स, दीज आर 3 इंटरनल स्टेक होल्डर। और अगर बात करें सप्लायर्स, क्रेडिटर एंड गवर्नमेंट, सो दीज आर 3 एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। चलिए हो गया है ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की बात करें तो हमारे पास है पोजीशन, दे ऑपरेट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करें इंटरनल स्टेक होल्डर की, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की बात करें सो दे ऑपरेट फ्रॉम आउटसाइड। सो इनसाइड आउटसाइड आपको याद रखना है, हु इज इनसाइड, इंटरनल इज इनसाइड, एक्सटर्नल इज आउटसाइड। चलिए रोल, दे actively participate in the management and working of the organization, who internal stakeholder। and अगर बात करें external stakeholder की, so they do not participate actively in management and working of the organization। obviously अगर एक lender of money ने lend किया हुआ है पैसा for an organization, so they will be interested in getting their interest on the regular basis and the repayment of the loan। internally organization में कैसे management हो रहा है, working हो रही है, उसमें उनका कोई interest नहीं रहेगा and they will not participate in that also। then अगर बात करें constituents की, मतलब कौन कौन लोग इसके अंदर आते हैं, so they consist of employer, owners and managers and employees। whereas अगर हम external स्टेक होल्डर की बात करें तो यहाँ पर आता है कस्टमर्स, कंपटीटर्स, गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक एट लार्ज। चलिए अब आगे चलते हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एंड इंटरनल स्टेक होल्डर का डिफरेंस हमने काफी अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब हम देखते हैं व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ दीज वेरियस ग्रुप। एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एम्प्लॉइज, ओनर एंड शेयर होल्डर एंड मैनेजर, इन सबकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है? सबसे पहले दे वांट सेफ्टी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी हार्ड अर्नड मनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को दी है, तो दे वांट सेफ्टी ऑफ दैट मनी। वो चाहते हैं कि उस मनी का वाइजली यूज हो और उसको डुबाया ना जाए, जबकि उनकी जो वेल्थ है वो क्रिएट हो। देन फेयर एंड रेगुलर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनको प्रॉपर रिटर्न मिलती रहे एंड फेयर रिटर्न मिले, बहुत कम ना हो वो रिटर्न। देन कैपिटल एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि किसी भी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू जब एप्रिशिएट होती है तो क्या होती है, वेल्थ क्रिएशन होता है फॉर शेयर होल्डर। अगर 100 रुपए उन्होंने लगाए थे एक शेयर के लिए और अगर उस शेयर की वैल्यू मार्केट में 150 160 हो गई है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उनकी जो वेल्थ है वो क्रिएट हो रही है। वो तुरंत उस शेयर्स को बेच के पैसा कमा सकते हैं या फिर कि दे कैन स्टे इन्वेस्टेड और चाहेंगे कि फ्यूचर में उसकी कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस बढ़ते जाए और ग्रोथ होती जाए। और क्या एक्सपेक्टेशन होती है, इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी डिसीजन ऑफ द कंपनी। वो चाहते हैं कि उनको कंपनी की मीटिंग्स में बुलाया जाए, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस में उनका वोट लिया जाए, उनके ओपिनियन को जाना जाए। ये सारी एक्सपेक्टेशन होती है ओनर्स, शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर की। देन अ पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी फॉर विच दे कैन फील प्राउड, मतलब ऐसी इमेज नहीं होनी चाहिए कंपनी की जहां पर बोले अरे तुम उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, वो तो इतनी खराब कंपनी है, वो तो इतनी बदमाश कंपनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी रेपुटेशन बनाई जानी चाहिए, इतनी गुडविल बनाई जानी चाहिए ताकि दे फील प्राउड कि हाँ मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हूं। देन अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, वो है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की क्या एक्सपेक्टेशन होती है बिजनेस और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से? सबसे पहले उन्हें चाहिए होती है सिक्योरिटी ऑफ देयर जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज अंडर कॉग्नियल कंडीशन, मतलब कि ऐसा ना हो कि वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब कर दी जाए, ऐसा ना हो कि उन्हें पता ही नहीं कि आज तो मेरी जॉब है कल होगी या नहीं, और उनकी जो कंटिन्यूटी रहे जॉब की बनी रहे। ये उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आज हम यहाँ काम कर रहे हैं तो कल भी हमारे पास ये जॉब अवेलेबल रहेगी। देन उनको एक फेयर रेम्यूनरेशन दिया जाना चाहिए, ये उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। मार्केट में जो प्राइसेस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उनके फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, सैलरीज मिलनी चाहिए, वेजेस मिलनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन द मार्केट रेट्स, otherwise this will be called as exploitation and they will not be happy working with the organization। then safe and comfortable working conditions होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सैलरी तो बहुत अच्छी मिलती है लेकिन working conditions are very bad, they are constantly under pressure, their ventilated offices are not there, proper working conditions are not there, that all should not be there। There should be a happy and good working condition
कंडीशंस। देन अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट एंड प्रमोशन भी अवेलेबल होना चाहिए उनके लिए, बिकॉज एज ओवरऑल ह्यूमन बीइंग उनका डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत सारे लोग कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन इसीलिए करते हैं कि उन ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ साथ उनकी पर्सनल ग्रोथ भी पॉसिबल होगी। देन प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन राइट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्रेड यूनियंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके की ग्रुपिंग नहीं कर सकते। ये सब जो है ये एम्प्लॉइज का राइट है, इसे वायलेट नहीं किया जाना चाहिए एंड इट शुड बी अलाउड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की विच इज सप्लायर, उनकी क्या हमारे सामने एक्सपेक्टेशन होती है? फेयर प्राइसेस फॉर द सप्लायर्स, उनको मिलने चाहिए फेयर प्राइसेस, रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को उनको, एंड क्रेडिट टर्म्स को अडेयर करना चाहिए, रीजनेबल टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट रखी जानी चाहिए, एंड रेगुलर ऑर्डर्स और फॉर सप्लाई मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ऑर्डर कर दिया फिर एक साल तक कुछ ऑर्डर नहीं करते फिर ऑर्डर करें। दे वांट कंटिन्यूटी फ्रॉम यू एंड हेल्दी एंड कोऑपरेटिव इंटर बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए इस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे लोगों के साथ। ओके, फिर है एक्सपेक्टेशन ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या चाहते हैं किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से? क्रेडिटर्स चाहता है सेफ्टी ऑफ लोन्स गिवन बाय देम टू द एंटरप्राइज। वो चाहते हैं कि उनका लोन का जो अमाउंट है वो डूब ना जाए, भाई वापस मिल जाए। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, स्पेसिफाइड रेट से, जो जिस रेट पर उन्होंने इंटरेस्ट लोन ग्रांट किया था उस रेट पे उनको इंटरेस्ट मिल जाए। रिटर्न ऑन लोन्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ डेट एंड स्पेसिफाइड टाइम मिल जाए, जब उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाए उसका लोन वापस मिल जाए। सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज ऑफ एसेट हो, ऐसा ना हो कि लोन ले लिया विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए कोई ना कोई मॉर्गेज का इंतजाम करे सो दैट कभी ऐसा हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशन किसी लिक्विडिटी क्रंच में है तो एटलीस्ट इन लोगों का पैसा निकल के आ जाए, एंड पर्सनल गारंटी कम से कम दे दी जाए अगर मॉर्गेज ऑफ एसेट नहीं किया जा सकता है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर, हु इज दिस इज गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की है? सो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो लॉज एंड अडेयर टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना करे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे विच इज अगेंस्ट द लॉ एंड ऑर्डर। देन टू पे ऑल द टैक्सेस ऑनेस्टली एंड रेगुलरली ऑन टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करती है उसी रेवेन्यू से गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्चा करती है, तो कोई भी टैक्स का इवेजन ना करे, गवर्नमेंट ये चाहती है। देन करप्शन ना करे, किसी भी तरह की करप्ट पॉलिसीज के अंदर इन्वॉल्व ना हो और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ब्राइब करके सिस्टम को खराब ना किया जाए। एंड मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज ऑफ द नेशन। भले ही आप पेमेंट करते हैं बट स्टिल गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जितने भी स्केयर रिसोर्सेज ऑफ नेशन है उनको वाइजली यूज किया जाए। एंड हम लोगों को क्या याद रखना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को याद रखना है। देन टू अवॉइड मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ना हो जाए कहीं आप लोगों को एक्सप्लॉइट ना करने लगे। हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करें, ये गवर्नमेंट की इच्छा होती है, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। देन बात करें सोसाइटी एट लार्ज की क्या एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात, सोसाइटी चाहती है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे, प्रोटेक्ट करे फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन। Then to produce socially desirable products according with the national interest and priorities, ऐसे प्रोडक्ट जो ना प्रोड्यूस करे जो कि हजार्डियस हो किसी भी फॉर्म के लिए, हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और या किसी भी तरीके से वो हजार्डियस हो, ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन ना करा जाए। टू हेल्प द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बाय गिविंग देम प्रेफरेंस इन एम्प्लॉयमेंट एंड अदर फील्ड्स, मतलब कि ऐसा ना हो कि सिर्फ आप अपना प्रॉफिट कमाने में लगे हुए हैं एंड आप अपने बाकी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, किसी भी तरीके का रिजर्वेशन उनके लिए नहीं रख रहे। तो ये सारी कोशिश करनी चाहिए कि आप उनको हेल्प करें, ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है। एंड देन इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल बाय प्रमोटिंग रेगुलेटरी बाय एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन। सो इस तरीके की सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो कितने सारे तरह की एक्सपेक्टेशंस हमने देख लिया ऑफ द पीपल, वेरियस स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी को जो बिलोंग करते हैं, जिसमें कि सोसाइटी इटसेल्फ है, जिसमें कि क्रेडिटर्स है, जिसमें कि गवर्नमेंट है, जिसमें कि स्टेक होल्डर इन द फॉर्म ऑफ मैनेजर, शेयर होल्डर है, जिसमें कि स्टेक होल्डर इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉइज है एंड सप्लायर है। सो ओवरऑल ये जो था हमारा क्वेश्चन, जो पूरा चैप्टर है इन शॉर्ट हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। अब हम वेरी एक्साइटिंग पार्ट की तरफ जा रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और यहाँ पर हम देखेंगे इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए तो वहां पर चलते हैं एंड इसको कर लेते हैं रिवाइज। तो अब हम जा रहे हैं
नेक्स्ट इस साल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे SQP 2022-23 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर, मतलब SQP मतलब सैम्पल क्वेश्चन पेपर की तरफ जा रहे हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का, और यहाँ पर मैं MCQ क्वेश्चंस को स्किप करके सीधे आ गई हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, और देख लेते हैं हमारे स्टेक होल्डर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 में हु आर स्टेक होल्डर्स, हु आर स्टेक होल्डर 2 नंबर का क्वेश्चन आया है आपके लिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम पढ़ के आए हैं। स्टेक होल्डर में आपको लिखना है, इट कैन बी अ पर्सन और इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन हु हैज इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन आपको लिखना है स्टेक होल्डर आर द वन हु हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड स्टेक होल्डर कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। स्टेक होल्डर के अंदर फिर आप कुछ एग्जांपल्स लिख देंगे। तो 2 मार्क के लिए इतना सा आंसर लिख के आना है। एक तो हो गया ये क्वेश्चन, एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की आपसे डिफरेंस पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए, तो 2 पॉइंट्स लिख कर आना है डिस्टिंग्विश बिटवीन में। जब भी आपसे डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाए स्टूडेंट, आपको 3 कॉलम में आंसर लिख के आना है। फर्स्ट कॉलम में यू आर गोइंग टू राइट द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, देन सेकंड कॉलम में सेकंड एंड थर्ड कॉलम में जिन 2 चीजों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है वो लिखना है। किसी बच्चे को ये बोला गया है कि यहाँ पे 4 डिफरेंसेस लिख के आने हैं और ईच डिफरेंस हाफ मार्क का है, ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पर आपको 2 डिफरेंसेस ही लिख के आने हैं। बोर्ड के जो सजेस्टेड आंसर्स भी हैं जो काफी पिछले सालों के दिए हुए, वहाँ पे 2 मार्क्स के लिए 2 डिफरेंसेस ही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखने के लिए। नेक्स्ट ऑफ टर्म 1, जो पिछले साल में टर्म 1 में क्वेश्चन हुए थे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुए थे, इसलिए टर्म 1 का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वहां पर हमको सारे के सारे क्या दिखाई देने वाले हैं, हमको सिर्फ सैम्पल क्वेश्चन पेपर में MCQ दिखाई देने वाले। उन MCQs में से देख लेते हैं कि स्टेक होल्डर की यूनिट में से क्या आया था। सो क्वेश्चन नंबर 1 ही था स्टेक होल्डर की यूनिट से, स्टेक होल्डर हु आर इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस firms from within the organization। within जैसे पढ़ेंगे, this is talking about the internal। then उसके बाद हम देखते हैं और कौन सा स्टेक होल्डर के चैप्टर से आया था। यहाँ पर एक पूरा बाइफिकेशन कर दिया गया था टर्म 1 एंड टर्म 2 के सिलेबस का। तो टर्म 1 के सिलेबस के अंदर ये हमारा स्टेक होल्डर का चैप्टर था। एंड इसमें और कौन सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमको स्टेक होल्डर का, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का, पर्सन हु सप्लाई मनी एज अ लोन टू द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन इट आर एम्प्लॉयर्स नहीं होते, एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, सप्लायर्स भी नहीं होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं हु लेंड मनी। देन सैलरीज ऑफ टाइम कीपर, नहीं ये नहीं देखना है। फिर और देखते हैं कौन सा हमारा स्टेक होल्डर के चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये हमारा 34 मार्क का क्वेश्चन पेपर था। सो स्टूडेंट्स ये हमने पूरा का पूरा देख लिया है। सेमेस्टर 1 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में क्या आया था, अभी जो सेमेस्टर 2 में तो ऑब्वियसली ये नहीं था, अभी जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आया था वो क्वेश्चंस हमने देख लिए। अब हम एक बार जाके ये वाला काम भी कर लेते हैं कि हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास्ट ईयर्स के पेपर्स में से इसमें से क्या आया था। तो पीपल्स परफॉर्मेंस एक बार देख लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि पीपल परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, आपको उसको जरूर देख लेना चाहिए। तो पीपल्स परफॉर्मेंस में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है कमर्शियल स्टडीज का 2018 का पेपर। देखिए सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ आए नहीं है, तो आपको सारे सालों के पेपर जो कि अवेलेबल है उनको रिफर कर लेने चाहिए। ये 2018 का एग्जामिनेशन है। यहाँ ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आया था, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। एक्सप्लेन एनी 5 एक्सपेक्टेशन ऑफ सप्लायर फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सेक्शन बी में उस समय आपको 40 मार्क्स इसलिए दिख रहा है क्योंकि उस समय आपका सेक्शन ए सेक्शन बी 2 ही सेक्शन होते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ होते नहीं थे। तो वहां पर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ सप्लायर फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर हम चलते हैं और एक क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। हम 2018 हमने देख लिया, अब हम 2019 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि वहां पर क्या पूछा गया था। 2019 में भी 5 मार्क का क्वेश्चन आया है, स्टेट एनी 5 एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स फ्रॉम द बिजनेस एंटरप्राइज। तो देखिए एक्सपेक्टेशन वाला ही जो पॉइंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। 2 साल के लगातार पेपर्स में आपने वेरियस ग्रुप की एक्सपेक्टेशन देखी है। अब एक लास्ट और पेपर जो अवेलेबल है हम उसको भी देख लेंगे। 2020 का ISC का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 20 के क्वेश्चन नंबर 1 में उस समय भी एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट था। ये देखिए पहला क्वेश्चन जो था उसी का डी पार्ट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक
होल्डर के डिफरेंसेस पूछे गए थे 2 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, फिर से क्वेश्चन नंबर 6 जो है अगेन 5 मार्क का, स्टेट एनी 5 एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने के लिए मिले, एक 5 नंबर का क्वेश्चन मिला है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन मिला है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का डिफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है और आज इसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। वी आर डन विद दिस चैप्टर। हमने स्टेक होल्डर का चैप्टर जो है ना सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, हमने स्कैनर से ये भी देख लिया कि आईएससी के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 में कौन सा क्वेश्चन आया, 2022 के सैंपल क्वेश्चन पेपर को देख लिया और 3 सालों के हमने क्वेश्चन पेपर्स देख लिए 2018, 2019 एंड 2020 में क्या क्या क्वेश्चन इस चैप्टर से आए। तो इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई क्या हो सकती है? इसी बात पर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। एंड चलते हैं आगे, अब हमारे दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जहां पर हम दूसरा चैप्टर कवर करने वाले हैं जो कि है आपका मार्केटिंग एंड सेल्स। यस, आई सेड दिस इज गोइंग टू बी अ पावर पैक सेशन। आज आप अच्छे से बैठ जाइए और पूरा का पूरा सिलेबस निपटा दीजिए ताकि शाम रात को शांति से जाके सो जाए और कल का पूरा दिन आपके जो मैंने बाकी के यूनिट्स कहे थे उनको कंप्लीट करने के लिए अवेलेबल हो जाए। चलिए तो चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ। तो इससे पहले कि मैं कहीं और जाऊं, आई एम गोइंग टू रेफर टू द सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड यू शुड ऑल्सो डू दिस। तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है इन यूनिट नंबर 2 वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स करना। ये चैप्टर भी काफी इजी चैप्टर्स में से एक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग पहले खत्म करते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें देखना है वो है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच गुड्स आर मेड अवेलेबल to the consumers by the manufacturer. It involves transfer of goods and services from the producers to the consumers for value. लेकिन ये जो अप्रोच है, it begins after the goods are produced and ends with the sales. Thus, the traditional approach focuses merely on the physical process of distribution of goods and services. But जैसा कि हम सबको पता है, this approach of marketing is traditional and old. It is no longer relevant. आजकल की जो अप्रोच है, जो न्यू अप्रोच है, according to the new approach, हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो मार्केटिंग मीन्स सेंसिंग, स्टिमुलेटिंग, सर्विंग एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। मतलब बिफोर द प्रोडक्ट इज मेड, उसके बारे में हमें ये पता करना होता है ऐसी कौन सी वांट्स है कस्टमर्स की विच आर नॉट सेटिस्फाइड, या सेटिस्फाइड तो है बट अभी तक कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है। फिर उसके बाद उनको स्टिमुलेट करना उन प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए, उनको सर्विस प्रोवाइड करना और फाइनली उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना और उसके बाद भी उनके साथ रिलेशनशिप बनाए रखना। दिस इज मार्केटिंग एज पर द मॉडर्न अप्रोच। सो सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर, मतलब जो हमारे करंट कस्टमर है वो, एंड जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर है, मतलब जो हमारे कस्टमर बन सकते हैं, इन मोर एफिशिएंट मैनर देन द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स अगर हैं भी हमारे प्रोडक्ट के तो उनसे ज्यादा एफिशिएंट मैनर में हम कोशिश करेंगे उनके लिए प्रोडक्शन कर देने की। द मेन टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू डिटरमाइन एंड सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। तो ये है एक कस्टमर की वांट्स एंड नीड्स को हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए अंडर द मार्केटिंग। चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। ये बड़ा क्वेश्चन बनकर आ सकता है तो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग के अंदर है क्रिएशन ऑफ डिमांड। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ डिमांड की बात करें तो बिजनेस फर्म कैन सेल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली व्हेन द कस्टमर्स आर विलिंग टू बाय देम। आपने कितने भी गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स है आपके पास लेकिन आप उन्हें सेल नहीं कर पाएंगे, तो आपको कोशिश करनी है कि डिमांड क्रिएट करिए गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। वो कैसा होगा? थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड वेरियस सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स के थ्रू। देन उनको कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना। व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन? अगर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करें तो मॉडर्न मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। पूरा का पूरा जो फोकस होता है मार्केटिंग का वो कंज्यूमर के ऊपर होता है। तो टुडे ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज बिगिन एंड एंड विद द कस्टमर। सो कस्टमर के ऊपर पूरा फोकस रखे, उसको सेटिस्फाई करके अपनी सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करी जाती है इन मार्केटिंग। देन market share. Every business firm seeks to have a reasonable share of the total demand in the competitive market. Aggressive selling efforts are necessary to make products and services popular. तो अंडर मार्केटिंग ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जितना ज्यादा हम अपना मार्केट
मार्केट शेयर बढ़ा पाए उतना हमें बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, सो दैट हम अपने शेयर को, अपने प्रॉफिट के शेयर को इंक्रीज कर पाए। देन प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ इज ऑब्वियसली वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ? मार्केट सीक्स टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ बाय सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स। अगेन देखिए फोकस है वांट ऑफ कंज्यूमर के ऊपर। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो द गुड्स, a good business must create and satisfy customers. So profitability through the customer satisfaction हमें अचीव करनी होती है यहाँ। Then next objective of marketing is goodwill. Marketing aims at building the reputation of the enterprise over a time. The enterprise attempts to earn a name for itself and build up its position in the market by selling quality products at reasonable price. तो हमें अपना एक नाम establish करना होता है in the market, and for that goodwill creation किया जाता है by building the reputation over the time. and enterprise क्या करती है? quality goods sell करने की कोशिश करती है और इस तरीके से अपनी goodwill का creation करती है। standard of living को बढ़ाना भी एक objective of marketing है। marketing aims at improving the living standards of people by providing wide variety of products and services and supplying new and better quality of product, creating more employment opportunities. So all these are the objectives of marketing. Students, एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं what are the objectives of marketing. Number 1, creation of demand. Number 2, customer satisfaction. Number 3, market share. Number 4, profitability and growth. Then goodwill and standard of living. एक बार फिर से लर्न कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए और इसको बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए। फिर रिपीट करते हैं। What is objective of marketing? Number 1, creation of demand. Number 2, customer satisfaction. Number 3, market share. Number 4, profitability and growth. Number 5 is goodwill and number 6 is standard of living. So ये सारे पॉइंटर्स जो है आपको ऐसे कैसे याद रखने की कोशिश करनी है। एंड जब भी आपके पास 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ऑलवेज यू हैव टू राइट 5 पॉइंट्स ओवर देयर। आई होप आपने इसको लर्न करने की कोशिश करी है एंड ये कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो गया। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि यहाँ पे फिर भी थोड़ा लैग है, बच्चों बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करिए एंड देख डालिए इसको अपनी बुक से एंड फ्रॉम द स्क्रीन ऑल्सो यू कैन सी वंस। चलिए अब चलते हैं डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स? अगर हम बात करें कि डिफरेंस कैसे लिखना है, तो पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी हम डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन लिखेंगे हमें 3 कॉलम में लिखना है, जिसमें से एक कॉलम होना चाहिए आपका बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। तो सबसे पहला है मीनिंग। अगर हम मार्केटिंग की मीनिंग की बात करें तो मार्केटिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द वांट ऑफ कंज्यूमर, वेयर सेलिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी होता है। देन अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है एंश्योरिंग ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म एंड द लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना, वेयर यहाँ पर सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज इन द सेल्स वॉल्यूम, ये गोल होता है। सो इट्स अ वेरी मायोपिक अप्रोच, वेयर एज मार्केटिंग इज अ बिग अप्रोच। ओरिएंटेशन, मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड होती है, वेयर एज सेलिंग की बात करें तो सेलिंग है प्रोडक्शन ओरिएंटेड। स्कोप की बात करें अगर हम तो ऑब्वियसली मार्केटिंग का स्कोप जो है वाइडर है एंड इसके अंदर इंक्लूडेड है सेलिंग ऑल्सो, एंड सेलिंग का स्कोप है नैरो एंड इट इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग। फोकस की बात करा जाए तो एक्सटर्नल ऑन कस्टमर्स नीड के ऊपर फोकस होता है, वेयर सेल्स का फोकस जो है इंटरनल है, वो सेलर की नीड के ऊपर फोकस्ड होता है। ग्रोथ की बात करें तो न्यू एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वेयर सेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसमें कोई न्यू एंड मॉडर्न ऐसा नहीं है, ओल्ड एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ही है। अगर हम नेचर एंड एक्टिविटी की बात करें तो फिलॉसफी एंड एटीट्यूड की यहाँ पर बात होती है मार्केटिंग में। तो ये टोटली बेस्ड है कि फर्म की फिलॉसफी क्या होगी, उनका एटीट्यूड कैसा होगा टुवर्ड्स द कस्टमर, किस तरीके से वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। वेयर सेलिंग में रूटीन एंड टेक्निकल ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पर कोई डिफरेंट एक्टिविटीज नहीं होती है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये भी वन ऑफ द पॉपुलर क्वेश्चंस में है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्ट मींस अ सेट ऑफ टेंजिबल एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स सच एज मटेरियल, कलर, डिजाइन, साइज एक्सेट्रा, मतलब which has a physical existence, which can be seen, which can be felt, which can be touched. A product is much more than a set of physical attributes. It consists of bundle of benefits which will provide satisfaction to consumer. तो जब कंज्यूमर एक प्रोडक्ट की तरफ देखता है तो वो उस प्रोडक्ट को एज अ गुड नहीं देखता है, एज अ वांट सेटिस्फाइंग थिंग देखता है एंड बंडल ऑफ यूटिलिटी देखता है। वेयर एज अगर हम सर्विसेज की बात करें so they are intangible
invisible, they cannot be seen, they cannot be touched, they cannot be stored in the future use के लिए. Services cannot be separated from the service provider, and the quality of service cannot be standardized for and made uniform for all of them. Customized होती हैं services, and services refers to those intangible benefits and utilities and satisfaction which are offered for sale by the seller. So ये है बच्चों product and services. अगर हम distinguish between product and services की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमें डिस्टिंग्विश लिखना होगा. डिस्टिंग्विश हमेशा, जैसे हमने पहले भी बात किया, कॉलमनर फॉर्म में होने वाला है. एंड क्या है डिस्टिंग्विश बिटवीन? सबसे पहला डिफरेंस का पॉइंट होगा टेंजिबिलिटी. सो ऑब्वियसली प्रोडक्ट इज अ टेंजिबल प्रोडक्ट, वेयरएज अगर हम बात करें सर्विसेज की तो सर्विसेज आर ऑलवेज इंटेंजिबल इन द नेचर. क्वालिटी की बात करें तो इट कैन बी मेजर्ड एंड कंट्रोल, प्रोडक्ट की क्वालिटी. लेकिन सर्विस की क्वालिटी को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट इज इंटेंजिबल इन द नेचर. इन्वेंट्री, क्या प्रोडक्ट की इन्वेंट्री हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा सकता है एंड स्टोर किया जा सकता है काफी लंबे समय के लिए. लेकिन सर्विस के अंदर ये जो पॉइंट है अवेलेबल नहीं है. सर्विसेज आर पेरिशेबल, ये क्या स्टोर नहीं हो सकती है. रिस्क, अगर हम प्रोडक्ट की रिस्क की बात करें तो प्रोडक्ट कैन नॉट बी रिप्लेस. अगर हमने एक बार प्रोडक्ट को सेल कर दिया, परचेस कर लिया, तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है. whereas services delivered cannot be delivered. Product can be replaced, product can be replaced, मैंने इसको गलत बोल दिया था. प्रोडक्ट कैन का रिप्लेस हो सकता है. अगर एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकल गया तो हम उसे क्या कर सकते हैं? दूसरे प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें सर्विसेज की तो सर्विसेज का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, आप ने कोई कपड़ा स्टिच कराया, अगर उसकी स्टिचिंग खराब हो गई, उसकी कटिंग खराब हो गई, रिप्लेसमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल. मतलब जो काम बिगड़ना था वो बिगड़ चुका है, अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता है, या थोड़ा बहुत अल्टरेशन पॉसिबल है लेकिन उसे बहुत सुधार नहीं किया जा सकता. लेकिन अगर आपने कोई कपड़ा मेरे रेडी टू वेयर खरीद के लेके आया है, सम क्लॉथ, सो यू कैन गो एंड एक्सचेंज इट फॉर द अदर क्लॉथ. ओके, क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट है और दूसरी जगह पर सर्विस है. चलिए, कस्टमाइजेशन इंक्रीज करता है कॉस्ट की एंड सेल को रिस्ट्रिक्ट करता है इन केस ऑफ प्रोडक्ट. सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो होते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं, वहां पे कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी नहीं दी जाती है. उसके एग्जांपल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो सकते हैं, कार्स हो सकते हैं, अदर ऑटोमोबाइल्स हो सकते हैं. वेयरएज अगर हम सर्विसेज की बात करें तो मोस्टली सर्विसेज आर कस्टमाइज्ड, क्योंकि सर्विसेज को हम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर ऑल्टर कर सकते हैं. पेरिशेबिलिटी, जो प्रोडक्ट्स होते हैं यूजुअली ड्यूरेबल होते हैं, पेरिशेबल नहीं होते एक्सेप्ट फॉर द फ्यू प्रोडक्ट्स. लेकिन सर्विसेज आर ऑलवेज पेरिशेबल, मतलब उनको फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता है. ओनरशिप की बात करें तो प्रोडक्ट की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है टू द कस्टमर, वेयरएज सर्विसेज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ सर्विस रेंडर करी जाती है. मार्केट रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट एंड ब्रांड आर द फोकस ऑफ ट्रांजेक्शन, वेयरएज इट्स अ लिंक बिटवीन प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर और द सेलर. इन दोनों के बीच में लिंक होता है ये. चलिए, अब हम देखते हैं व्हाट इज प्राइसिंग. अगर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग मींस व्हाट. अच्छा, यहाँ पर हमने एक ही पीपीटी के अंदर सारे के सारे जो पॉइंट्स है उनको ऐड कर दिया है. आगे आने वाले पार्ट ऑफ दिस चैप्टर को भी हमने ऐड कर दिया. यूनिट, एक्चुअली दिस पीपीटी इज यूनिट वाइज पीपीटी. यहाँ पर हमने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है. इस समय मैं इस पीपीटी को आपको नहीं देना चाहूंगी बिकॉज आई डोंट वांट यू टू चेंज द नोट्स फ्रॉम वेयर यू आर स्टडिंग. अभी आपको, जब आपका एग्जाम एक दिन के बाद ही है, आपको फोकस करना चाहिए बाय स्टिकिंग ऑन कंप्लीटली टू द नोट्स विच आर अवेलेबल विद यू. वो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं, वो आपकी टेक्स्ट बुक हो सकती है, या एनी अदर मटेरियल फ्रॉम वेयर यू हैव स्टडीड. लेकिन आपको किसी भी तरीके से नए नोट्स का इस्तेमाल इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए स्टूडेंट. तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्राइसिंग. तो प्राइस का मतलब क्या होता है? द टर्म प्राइस डिनोट्स द मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. इट इज द अमाउंट ऑफ मनी बाय अ सेलर आस्किंग फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस ही ऑफर्स फॉर सेल, और द अमाउंट which buyers are ready to pay for it. Price is an important element of the marketing mix. Obviously, marketing mix में price का बहुत important role होता है, क्योंकि सबसे पहले जो चीज कस्टमर देखता है वो है price. Price is a fundamental to all marketing efforts. It is regulatory mechanism by means of which the seller and the buyer come to mutually satisfactory understanding. So price के बारे में हमने काफी सारी चीजें पढ़ लिया और आगे पढ़ते हैं. It is in the free enterprise economy. Prices are determined by the volume of activity
प्राइस रेगुलेट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। सो प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि जितनी सेल हो रही है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन कितना हो रहा है। सो प्राइस इज गोइंग टू डिटरमाइन मेजर थिंग इन एन इकोनॉमी। ओके, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। हम आराम से और पूरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको कोई भी चीज ऐसे अभी सुपरफिशियली शैलो रीडिंग करके नहीं जा रहा है। एक दिन के बाद आपका एग्जाम है, तो कोशिश करिए कि आप अभी का अभी सारा का सारा चीज कंप्लीट कर ले। चलिए, so the term price denotes to the money value of a product or service। दोनों के लिए price ही word use होता है। The amount of money by a seller is asking for a product and service for offering the product or service। Price is an important element of marketing mix of the firm। तो ये marketing mix वाला word भी आप यहाँ पे जरूर use कर दीजिएगा। The quality of a product and services supplied along with it, channel of distribution and promotional effort depend on greatly upon the price। तो कितना price होगा, बहुत सारे factors को ध्यान में करके उसे दिया जाता है। प्राइस इज अ फंडामेंटल टू ऑल मार्केटिंग इफेक्ट। इट इज रेगुलेटरी मैकेनिज्म बाय मींस ऑफ व्हिच द सेलर एंड बायर कम टू म्यूचुअली सैटिस्फैक्टरी अंडरस्टैंडिंग। बहुत हाई प्राइस भी नहीं रखना चाहिए सेलर को, अदरवाइज वो ज्यादा बायर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत लो प्राइस रखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं हो पाएगा। तो बहुत कुछ सोच समझ के प्राइस को रखा जाता है। इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है, फ्री इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई के फोर्सेस डिसाइड करते हैं व्हाट विल बी द प्राइस। मतलब म्यूचुअली जहां पे बायर्स एंड सेलर्स एग्री होते हैं। Price is determined by the volume of economic activity। Price regulates production, distribution and consumption in the economy। Prices of goods and services determined largely by the prices paid by various factors of production from in the form of wages, interest, rent and profit। मतलब अपनी जो कॉस्ट होती है, जो आप कॉस्ट के चैप्टर में भी पढ़ते हैं, वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जितना एक कंज्यूमर, एक सेलर ने खर्चा किया होगा, उन सबको वो इंक्लूड करेगा, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा एंड प्राइस को डिसाइड करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न। क्या चाहता है अ सेलर? एन एडिक्वेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और नेट सेल्स इज एन इंपॉर्टेंट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। द आइडिया इज टू सिक्योर सफिशिएंट रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर कवरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा एक सेलर का जो पर्पस है ऑफ डूइंग द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होगा? द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न को ध्यान में रख के प्रॉफिट प्राइस को डिसाइड किया जाता है, क्योंकि अगर उनका जो टारगेट रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब कि जितना उन्होंने प्रॉफिट सोचा है उतना इनको उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे, देन दे विल नॉट बी मोटिवेटेड टू वर्क। तो वो प्रॉफिट मार्जिन को ध्यान में रखकर ही ऑलवेज प्राइस को डिसाइड करते हैं। देन प्राइस स्टेबिलिटी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आज ये प्रोडक्ट 50 रुपए का मिल रहा था, 2 दिन के बाद हम जाते हैं मार्केट में तो हमें पता चलता है अब ये 100 रुपए का है। ये एक बहुत नेगेटिव मैसेज पास करता है टू द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर नेवर लाइक इट। सो प्राइस में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होने चाहिए। आप देखते हैं नॉर्मली जो फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द गुड्स आपको दिखाई देते हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि वहां पर जो सप्लाई है वो बहुत दूसरे क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरीके से अगर हम होने लगे कि आज आलू जो है 10 रुपए किलो मिल रहा है, कल 15 रुपए किलो मिल रहा है, परसों और कुछ रेट है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर यही बात होने लगे फॉर द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स विच वी आर कंज्यूमिंग, तो वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि लोग इस बात को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन पहले ही हो गया होता है एंड गुड मार्केट में जब आते हैं तो रोज रोज प्राइस चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो एक प्राइस फिक्स करना चाहिए और जितना देर हो सके उस पर फर्म को टिके रहना चाहिए। तो प्राइस स्टेबिलिटी के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, इन दिस ऑब्जेक्टिव अ फर्म सीक्स टू कट और एलिमिनेट साइक्लिकल प्राइस फ्लक्चुएशंस, बार बार फ्लक्चुएशंस को रिमूव करने की कोशिश करती है टू अवॉइड द प्राइस वॉर्स। द एम इज टू लिव एंड लेट लिव। द गोल इज यूज इन इंडस्ट्री हैविंग फ्यू फर्म्स, स्पेशली जब हम ओलिगोपोली, जो कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ओलिगोपोली फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात करते हैं, तो प्राइस वॉर्स को रिड्यूस करने के लिए हमेशा ये फॉलो किया जाता है कि हम प्राइस में जितना देर हो सकता है स्टेबल करने की कोशिश करें। देन अगेन मार्केट शेयर आ गया यहाँ पर। मार्केट शेयर क्या है? सेल्स ऑफ अ फर्म इन रिलेशन टू दोज इन कॉम्पिटिटर्स। इट्स वेरी मीनिंगफुल मार्क ऑफ मेजरिंग द मार्केट पोजीशन फॉर सक्सेस। सो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव इज फॉलोड बाय ऑपरेटिंग एंड एक्सपेंडिंग मार्केट। हम कोशिश करेंगे कि हमारा प्राइस ऐसा हो कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के लिए अफोर्डेबल हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को वो अट्रैक्टिव लगे एंड बहुत सारे लोग हमारा प्रोडक्ट परचेज करें। तो इसीलिए मार्केट शेयर को बढ़ाना भी प्राइसिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। मीट और प्रिवेंट कॉम्पिटिटर्स, इसका मतलब क्या है? इन अ मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय कट थ्रोट कंपटीशन, competitive firms often take pricing decision to meet or present the competition। okay, so जो present competition चल रहा है उसको meet करने के लिए भी हम प्राइस को कम या ज्यादा कर सकते हैं
An established firm may cut prices drastically to prevent competitors from entering into the market. अगर किसी फर्म को ऐसा लगता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर आएंगे और हमारा मार्केट शेयर ले जाएंगे, तो एस्टैब्लिश फर्म के पास ये सहूलियत होती है कि वो अपने प्राइसेस को काफी ड्रास्टिकली कट कर देती है, क्योंकि ऑलरेडी वो लार्ज स्केल पर ऑपरेशन कर रही होती है, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है। चलिए नेक्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव है, फर्म्स परसुइंग दिस ऑब्जेक्टिव ट्राई टू अर्न एज मच मनी एज पॉसिबल। स्मॉल एंड लिटिल नोन फर्म्स में ट्राई टू चार्ज एज मच प्राइस एज the customer can bear. Due to high profits, new entrepreneurs will be attracted into the industry and prices will come down in the long run. So जब छोटी फर्म होती है जिनके पास बहुत सारे कस्टमर नहीं है, तो जितने कस्टमर्स हैं उन्हीं से वो प्राइस को, अपना प्रॉफिट को बनाने की कोशिश करती है, इसीलिए हाई प्राइस रखती है। लेकिन इससे होता क्या है कि जब उन्होंने हाई प्राइस रखा तो दूसरे लोगों को एक मैसेज पहुंचता है कि अरे वाह, इस इंडस्ट्री में ना बहुत प्रॉफिट मार्जिन है, हाई प्राइसेस पे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। और जब न्यू फर्म्स आ जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, फिर से प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द प्राइस ऑब्जेक्टिव। एक बार फिर से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हम रिवीजन का भी रिवीजन कर रहे हैं। हम एग्जाम से पहले हम सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से बूस्टअप कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें हम रिवीजन भी करते जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग है टारगेट रेट ऑफ रिटर्न हमें ध्यान में रखनी होगी, प्राइस स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना होगा, मार्केट शेयर and to meet and prevent the competition, and then है profit maximization. These are the objective of pricing students. चलिए अब चलते हैं आगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। ये चैप्टर भी सेकेंड यूनिट का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग इज all activities required to prepare the advertisement and disseminate them among the prospective customers so that to induce the action in accordance with the intent to advertise। मतलब कि हम यहाँ पर अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो advertisement is an act of inducing the customers to buy the product. Advertisement is an act of telling the customer about the unique selling point of the product which we are selling. Advertisement is a paid form and it is non-personal. It reaches to masses. Okay. देखिए यहाँ पर आगे एडवर्टीजमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। एडवर्टीजमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रेजेंटिंग टू अ ग्रुप एंड नॉन पर्सनल। ये नॉन पर्सनल है, हमेशा याद रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट कैन बी ओरल और विजुअल, ओपनली स्पॉन्सर्ड मैसेज रिगार्डिंग, ऑलवेज इट इज अ पेड फॉर्म। ओके, सो ये कम्युनिकेशन कैसी है, पेड है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है इसका, service or an idea, it is sponsor a product, a service or idea. This message is called advertising. It is disseminated through one or more media paid by the identified sponsor. तो किस मीडिया के थ्रू जाएगा, it can be one media or it can be many forms of media. चलिए अब देखते हैं what is the difference between advertisement and publicity। हम सबको पता है एडवर्टीजमेंट में एक पेड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। इट इज ऑलवेज टेलिंग गुड कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस और एनी आइडिया विच इज बीइंग सोल्ड। बट अगर हम पब्लिसिटी की बात करें तो पब्लिसिटी इज नॉट पेड, एंड द अदर थिंग अबाउट पब्लिसिटी, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। और यहाँ पर क्यों एडवर्टीजमेंट में जैसे हमेशा बेनिफिट ही होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज सेल, पब्लिसिटी, नेगेटिव पब्लिसिटी कैन कॉज हार्म टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। चलिए डिफरेंसेस देख लेते हैं इसके। सबसे पहले अगर बात करें स्पॉन्सर की, इट इज डन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर वेयर एज पब्लिसिटी इज नॉट डन बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। पेमेंट, it is paid by the sponsor and it is not a paid form, it is not directly paid by the sponsor. Nature कैसा होता है, it is always impersonal and it may be both personal and impersonal। मतलब कि अगर मैं वर्बली किसी क्लासेस के बारे में कुछ बोल रही हूँ, किसी बुक के बारे में कुछ बोल रही हूँ, तो मैं पर्सनल पब्लिसिटी कर रही हूँ। इम्पर्सनल पब्लिसिटी हो सकती है किसी दूसरे फॉर्म में किसी तरीके का कैंपेन चालू करके। वर्सेटैलिटी, लेस वर्सेटाइल होता है एडवर्टीजमेंट, वेयरएज पब्लिसिटी इज मोर वर्सेटाइल। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट? टू स्टिमुलेट एंड क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्शन और सर्विस सो दैट मोर एंड मोर गुड्स आर बीइंग सोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पर होता है टू क्रिएट फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्टिविटीज। देन अगर बात करें कमर्शियल वैल्यू की, तो एडवर्टीजमेंट ऑलवेज हैज अ कमर्शियल वैल्यू and publicity may or may not have a commercial value because as I told you it can be positive or negative both।
चलिए अब हु इज द एडवर्टीजमेंट एजेंसी, पहले ये देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. एडवर्टीजमेंट एजेंसी इज स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड्स ऑल एडवर्टीजमेंट रिलेटेड सर्विसेज और सम for fees, for some fee or commission when it is owned and operated by advertisement agency. Most of them choose an outside independent advertisement agency. क्या होता है मोस्टली अब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस रहती है, they try to focus on the core area and they choose someone else, an outside agency for advertisement. So advertisement agency जो है उसको पे किया जाता है and they work for commercial organization. There are hundreds of advertisement agencies in India and most of them are located in Mumbai, Kolkata, Delhi and Chennai, means metro cities में metro cities में situated है. There are several departments such as copy, media, production, research, finance control, public relation etc. in the advertisement agency. So advertisement agency खुद अपने आप में काफ़ी बड़ा सा बिजनेस है. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जहाँ पर हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एजेंसी. सो फंक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एजेंसी में सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग. ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट एजेंसी को किसी के प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करना है तो उनको बहुत अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होगी. सो द एडवर्टीजमेंट एजेंसी प्लान्स द एडवर्टीजमेंट कैंपेन. अ क्लाइंट फर्म डेलीगेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द एजेंसी. Execution to the agency, and the agency must have a fair knowledge of the firm's product, its history, its present market condition, distribution method and everything in depth should be known by the advertisement agency. चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन. प्लानिंग किया पहले, देन क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन करेंगे. स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट्स आर क्रिएटेड, द एडवर्टाइजिंग कॉपी इज रिटन एंड लेआउट इज प्रिपेयर्ड, illustrations are drawn and photographs are finalized. ये सब हम प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है. एंड करेक्ट मैकेनिकल फॉर्म ऑफ रनिंग इन द सिलेक्टेड मीडिया इज प्रोड्यूस. सो दिस इज हाउ एडवर्टीजमेंट एजेंसी विल वर्क. व्हाट एल्स कैन बी the function of advertisement agency? So third function of advertisement agency is coordination. What is the meaning of coordination over here? The advertising agency coordinates several activities. It often works with the client's sales force and distribution network to ensure the long run success of advertising program. क्योंकि advertisement program पे काफ़ी spend होता है, काफ़ी huge sum of money spend होता है. So we always are willing to have some results out of it. So long run में इसके benefit है, इस तरीके से काम किया जाता है. What is accounting related to this? Accounting means the advertisement agency maintains proper accounts in cooperation with the client. The account executives see it to that the agency keeps the stated plan. तो उसको स्टेटेड प्लान पे स्टिक होना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा, एडवर्टीजमेंट का बजट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. द अकाउंटेंट इज इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम ऑन द एजेंसी साइड. अ मिसअंडरस्टैंडिंग अराइजिंग बिटवीन द एजेंसी एंड द क्लाइंट इज एलिमिनेटेड बाय द अकाउंटेंट. सो अकाउंटेंट इज लाइक अ linking pin between the advertisement agency and the organization, which will make sure that जिस हमने जो प्लान बनाया था originally we are sticking to it. Then नेक्स्ट इज मीडिया प्लानिंग. एडवर्टीजमेंट एजेंसी का एक और फंक्शन है मीडिया प्लानिंग. व्हाट इज मीडिया प्लानिंग? द एडवर्टीजमेंट एजेंसी सेलेक्ट्स द मीडिया और अ सेट ऑफ सुटेबल मीडिया फॉर द क्लाइंट टू रीच द राइट टाइप ऑफ ऑडियंस विच इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मीडिया सिलेक्शन. अब जैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज करने वाले ज़्यादातर एल्डरली लोग हैं और उसका एड इंस्टाग्राम पर चला दिया जाए तो मोस्टली वहाँ से कन्वर्जन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम एल्डरली पीपल विल नॉट यूज. ओके, हो सकता है उनकी फैमिली में से यंग जनरेशन यूज कर रही हो, लेकिन वो कितना बताएंगे एल्डरली पीपल को जरूरी नहीं है. सो इन लोगों के लिए जो एड्स होने चाहिए वो ऑल ओल्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक पे होने चाहिए, यूट्यूब पे हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं द बेस्ट वे इज ऑन टीवी. सो हमको देखना है हमारी टारगेट ऑडियंस कहाँ मिलती है एंड अकॉर्डिंगली हमें प्लानिंग करनी है. सो दिस मीडिया प्लानिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द एडवर्टीजमेंट एजेंसी. देन हम जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ. व्हाट इज रिसर्च? What is research? Research is the key function of an advertisement campaign. The decision on creativity and media selection are taken on the findings uncovered for research.
डिस्कवर्ड होना चाहिए था। रिसर्च मेक्स एवरी डिसीजन सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल बेस्ड एज इट इज ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो किसी भी काम के लिए रिसर्च की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी को बिफोर एनी काइंड ऑफ मीडिया प्लानिंग या फिर इलस्ट्रेशंस बनाने से पहले या कुछ भी और करने से पहले बहुत सारी रिसर्च करनी होती है कि किस तरीके के एड लोग पसंद करते हैं, इसमें हमें क्या कोई इमोशनल वैल्यू डालनी है। जैसे बहुत सारे एड्स में आप देखते हैं देयर आर किड्स यूज, देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूज यूज, देयर आर एड्स जहाँ पे फन क्रिएट किया जाता है, कुछ एड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्शन लेके आया जाता है, कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो कोई मैसेज लेके जाते हैं, कुछ एड्स में एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करी जाती है। सो व्हाट डू यू वांट योर पीपल, योर ऑडियंस टू एक्सपीरियंस, एंड आप उस प्रोडक्ट के बारे में कौन सी सबसे स्ट्रॉन्ग वैल्यू के बारे में मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, ये सारा चीज़ें निकल के आएगा जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने रिसर्च से डिस्कवर किए हैं। देन इंटरनल कंट्रोल, ये भी एक मीडिया एजेंसी जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है उसका फंक्शन है। द एडवर्टीजमेंट एजेंसी मैनेजेस इट्स एम्प्लॉयज, फाइनेंसेस एंड अदर रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। इट कंडक्ट्स द बिजनेस बिहाइंड द सीन्स एंड एक्सरसाइजेस प्रॉपर कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज एंड फंड्स। तो मीडिया एजेंसी जो है, एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो है, वो अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रही है और मेक श्योर कर रही है कि उनके लिए वो बहुत अच्छे एड्स बना के दे, उनके बजट्स के बाहर ना जाए, उनके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग है। बिसाइड्स दिस मीडिया जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है इट इज इन इटसेल्फ इज अ बिजनेस जहाँ पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं एंड वो अपने बिजनेस को भी मैनेज कर रही होती है। सो ये इंटरनल कंट्रोल होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया। सो सोशल एडवर्टीजमेंट मीडिया का मीनिंग क्या होता है, इसके ऊपर बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 2 मार्क तक के क्वेश्चन के लिए इसको यहाँ से इस टॉपिक में से वेटेज आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो देखिए, सोशल मीडिया मीन्स द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट यूज बाय पब्लिक एंड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टू शो देयर ओपिनियंस, व्यूज, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। प्रिंट, newspapers or magazines, radio, television, films, outdoor and other media are used for the social advertising. In recent years, social media ads has become quite popular. So जो सोशल मीडिया है उससे बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में हमें पता चलता है एंड मोस्ट वाइडली यूज जो आजकल की जनरेशन का मेथड है ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट इज सोशल मीडिया। तो यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल हैंगआउट, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, वीचैट, हाइक, स्काइप, इंस्टाग्राम, इन सब के बारे में आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता होगा। सो दीज आर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है। Now another very important topic is sales promotion। ठीक है, सेल्स प्रमोशन को मैं 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक दूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज सेल्स प्रमोशन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रमोशनल एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी दैट हेल्प टू इंक्रीज द सेल्स थ्रू नॉन रिपीटेटिव एंड वन टाइम कम्युनिकेशन। देन अगर हम बात करें सेल्स प्रमोशन की, पहले समझिए सेल्स प्रमोशन हमेशा शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट टर्म में जब हम किसी भी सेल्स को बहुत हाइक कराना चाहते हैं, जल्दी से बढ़ाना चाहते हैं, तब हम सेल्स प्रमोशन टेक्निक का यूज करते हैं। वेरियस सेल्स प्रमोशन टूल्स सच एज फ्री सैंपल्स, प्रीमियम ऑन सेल्स, प्राइस कंटेस्ट, डीलर इंसेंटिव्स, कूपन गिफ्ट्स एक्सेट्रा आर बीइंग यूज्ड टू स्टिमुलेट मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज। अब इसमें से कुछ चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जो मुझे लगता है शायद आपको समझ में नहीं आता होगा। प्रीमियम ऑन सेल्स आपको समझ में आ गया, प्रीमियम ऑन सेल्स मतलब उसके साथ कुछ दिया जाएगा। प्राइस कॉन्टेस्ट, उसके साथ कोई फ्री लकी ड्रॉ निकलेगा। डीलर इंसेंटिव्स मतलब डीलर को लिंक कर दिया जाता है कि अगर कोई एक डीलर इतने ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसको उतनी सेल के ऊपर कुछ फ्री गिफ्ट मिलेगा जो कि अच्छा खासा एक्सपेंसिव आइटम होगा, या फिर कैश प्राइजेस भी दिए जा सकते हैं। कूपन गिफ्ट मतलब कि आपने लेट्स से 2000 के प्रोडक्ट खरीदे तो आपको गिफ्ट वाउचर मिल गया 500 के लिए, तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो आप ये 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरीके के इंसेंटिव्स को बोलते हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक। द अल्टीमेट एम ऑफ सेल्स प्रमोशन इज इंक्रीजिंग द सेल्स एंड द प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली सेल्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। द पर्सनल सेलिंग एंड इन अप्रोच एंड टेक्निक्स। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, व्हाइल एडवर्टीजमेंट इज डायरेक्टेड एट लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। इन दोनों से ही सेल्स प्रमोशन डिफरेंट होता है। सेल्स प्रमोशन सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन the two by focusing selling effort and selected small groups of people. Sales promotion usually involves non-recurring and non-routine methods। मतलब कि ये short lived होता है, particular time period की sales को बढ़ाने के लिए होता है, and non-recurring in the nature होता है, and non-routine भी है। It consists of the routine, it consists to the
in contrast to the routine recurring nature of advertisement and personal selling. Advertisement and personal selling जो है वो continuously होते रहते हैं in an organization में, but these are the something which are on the non-recurring basis. Now, अगर हम बात करें what are the various techniques of sale promotion, ये भी again important topics में से एक है. various techniques of sale promotion में सबसे पहले आता है distribution of free samples. Students, what is distribution of free samples? जब कोई भी नया product launch किया जाता है तो it is always done this way that आप उसके कुछ free samples in target customers distribute कर देते हो so that they can use this product and make an opinion about this. This can be just like small shampoo sachets which are given, it can be some tissue papers which are given, it can be anything else which is given as free sample. It can be given directly to the customers, a sample of customers is selected और उनको आप दे सकते हैं, या फिर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे सकते हैं. इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स किया जा सकता है. देन नेक्स्ट मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन इज कूपन. व्हाट इज कूपन्स? सम फर्म्स इशू कूपन्स टू प्रोस्पेक्टिव बायर्स थ्रू न्यूज़पेपर्स, डायरेक्ट मेल, डीलर पैकेजेस, डोर टू डोर सेल्समैन. अ कूपन इज अ सर्टिफिकेट दैट एंटाइटल्स इट्स होल्डर स्पेसिफाइड सेविंग और डिस्काउंट और गिफ्ट. मतलब कि मेरे पास अगर कूपन है तो मुझे हो सकता है 500 रुपये का प्रोडक्ट 450 रुपये में मिल जाए, क्योंकि आई एम हैविंग दिस कूपन विच विल सर्टिफाई मी टू हैव पर्टिकुलर डिस्काउंट. ओके, सो ये कूपन्स कैसे आ सकते हैं? न्यूज़पेपर्स में प्रिंट किए जा सकते हैं, घर घर जाके दिए जा सकते हैं, या फिर किसी डीलर के थ्रू दिए जा सकते हैं. देन प्रीमियम और बोनस ऑफर्स क्या होते हैं? A sales premium or bonus offer is the offer of article free of cost or at a nominal price on the purchase of a specified product. मतलब अगर आपने 2000 का प्रोडक्ट खरीदा तो आपको इसके साथ ये प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, या इसका दाम वैसे इतना है लेकिन आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा. इसे बोलते हैं प्रीमियम या बोनस ऑफर्स. तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप लोग बुक से रीड कर सकते हैं. देन है ट्रेडिंग स्टैम्प्स. व्हाट इज ट्रेडिंग स्टैम्प? ट्रेडिंग और बोनस स्टैम्प्स आर इशूड बाय द रिटेलर्स टू द कस्टमर हु बाय गुड्स फ्रॉम देम. द नंबर of stamps given to a buyer depends on the amount of purchase made by him. तो एक तरीके से आप क्या जैसे स्टैम्प इकट्ठा कर रहे हैं, and these stamps are given free of charge, and उनको जब हमने काफ़ी सारे स्टैम्प्स इकट्ठा कर लिए हम ले जाकर के रिडीम कर सकते हैं. ठीक है, सो ये ट्रेडिंग स्टैम्प्स भी बहुत पॉपुलर मेथड है. बचपन में आप सबने चिप्स के पैकेट्स में से ये ट्रेडिंग स्टैम्प्स इकट्ठे किए होंगे, और जब एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ स्टैम्प्स हो जाता है तो आप जा सकते हैं और उनको रिडीम कर सकते हैं. ठीक है, आजकल ये पॉइंट्स के रूप में ज़्यादा चलता है. जैसे आप रिलायंस फ्रेश से कुछ सामान खरीदने गए, आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे पॉइंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, पे बैक पॉइंट्स वगैरह, ये सब उसी तरीके के ट्रेडिंग स्टैम्प जैसा ही है. देन नेक्स्ट मेथड है प्राइस कंटेस्ट. व्हाट इज प्राइस कंटेस्ट? अंडर दिस डिवाइस कंज्यूमर्स आर गिवन रिवार्ड्स आर एनालिटिकल और creative thinking about the product in the form of slogan writing, sentence competition problems, solving the quiz, sometimes painting बनाने के लिए बोलते हैं, और कुछ भी creativity को increase किया जाता है. Actually हम लोग क्या कर रहे हैं? we're trying to involve the customers and then यहाँ से best entries को select किया जाता है and फिर उनको कुछ prizes दिए जाते हैं. तो इस तरीके से हम एक buzz create करते हैं and बहुत सारे customers को involve करते हैं, इससे हमारी sales भी बढ़ती है. Then है free offers. What is free offer? In order to promote sales, some firms offer free gift with the purchase of an expensive product. For example, cordless phone is offered free on the purchase of refrigerator or color TV. तो इस तरीके से आपको फ्री गिफ्ट दे करके आप कस्टमर्स को हम क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं फॉर परचेजिंग. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन. काफ़ी सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं बच्चों, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन के हमको क्वेश्चंस भी दिखाई देते हैं. ठीक है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे. तो यहाँ पर जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो है एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन का. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट? इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. ओके, जबकि सेल्स प्रमोशन क्या है? इट इज मार्केटिंग एक्टिविटी विच स्टिमुलेट कंज्यूमर फॉर बाइंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस. चलिए टाइम होराइजन की बात करें तो इसका शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव होता है एडवर्टीजमेंट का, एंड सेल्स प्रमोशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव. नहीं, ये उल्टा होना चाहिए था. एक्चुअली जो सेल्स प्रमोशन है वो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है एडवर्टीजमेंट. अगर हम एम की बात करें, एडवर्टीजमेंट का एम है टू इंक्रीज, अरे ये फिर से उल्टा हो गया है यहाँ पर. अच्छा, एडवर्टीजमेंट का एम जो है वो है टू बिल्ड द इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोडक्ट एंड टू इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स इज द सेल्स प्रमोशन. प्लीज इसको यहाँ बुक से रेफर कर लीजिएगा. नैरो, ये भी फिर से क्या है? ये है सेल्स प्रमोशन स्टूडेंट.
एंड ये भी सेल्स प्रमोशन है। लगता है हमारे यहाँ टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। चलिए, सो अगर हम बात करें कि एम की, तो इंक्रीजिंग द सेल्स, इमीडिएट सेल्स बढ़ाना होता है सेल्स प्रमोशन का मोटिव। वेयरएस यहाँ पर अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करें तो एडवर्टीजमेंट का मोटिव होता है टू बिल्ड एन इमेज ऑफ अ प्रोड्यूसर एंड हिज प्रोडक्ट। अगर बात करें कि स्कोप कैसा है, एडवर्टीजमेंट का स्कोप जो है वाइडर है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो काफ़ी जगह से कवर करने की कोशिश करता है एंड मैसेज कन्वे करता है। वेरएज अगर हम सेल्स प्रमोशन की बात करें तो सेल्स प्रमोशन का स्कोप जो है वो नैरो है। यहाँ पे फ्री सैम्पल्स, कूपन एंड प्रीमियम वगैरह दिया जाता है एंड शॉर्ट लिव्ड होता है। रेगुलरिटी की बात करें तो ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट इज मोर रेगुलर एंड रिकरिंग इन द नेचर, क्योंकि हमेशा ही फर्म अपना एडवर्टीजमेंट करती रहती है। वेरएज अगर हम सेल्स प्रमोशन की बात करें तो ये इमीडिएट सेल्स को बढ़ाने के लिए होता है। दैट इज व्हाई इट इज लिमिटेड पीरियड एंड नॉन रिकरिंग इन द नेचर। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा कौन सा चैप्टर, हमने चैप्टर नंबर 3 को भी खत्म कर लिया है। सो देखिए कितना फटाफट हम करते जा रहे हैं। अगर आप खुद से पढ़ने बैठे तो हो सकता है कि आप सारे चैप्टर्स कंप्लीटली खत्म ना करें, लेकिन यहाँ पर मैंने जितना आपको टारगेट दिया था, मैं वो सारे चैप्टर्स को एक एक करके हर एक कॉन्सेप्ट को टचअप ऑन करते जा रही हूँ एंड देखते हैं कितना टाइम बचता है। एट द एंड इफ टाइम परमिट्स आई विल डेफिनेटली इन दिस वीडियो ओनली गो टू द सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सी द क्वेश्चंस। अदरवाइज हम ऐसा करेंगे कि हम बाद में एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे आपके लिए, वहां पर हम प्रीवियस ईयर के पेपर से इनका स्कैनर भी देख लेंगे। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट्स, तो जोश को बरकरार रखना है। अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट्स। देखिए आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज अच्छे से बैठ करके पढ़ाई कर लेंगे तो आज चैन की नींद सो पाएंगे एंड कल का पूरा दिन आपके पास अवेलेबल रहेगा। बच्चों जब गैप कम होता है, अंडर प्रेशर योर माइंड वर्क्स ऑन 2x स्पीड एंड इस बात का ध्यान रखिए, जैसे ही लंबी छुट्टी आ जाएगी ना आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो अच्छी बात होती है अगर किसी पेपर में कम गैप होता है, क्योंकि कम गैप में हम ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई कर लेते हैं अंडर प्रेशर। चलिए तो हम अब स्टार्ट करें हमारा चैप्टर नंबर 4। बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा चैप्टर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक 2019 जो है वो नया एक्ट है। पहले वाला जो एक्ट है अब उसकी इतनी रिलेवेंस नहीं रह गई है। सो द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर दिया गया है अंडर 2019 Act includes all those who buy goods and for consideration or avails hire or services either through offline or online mode। तो मतलब वो पर्सन नहीं जिसने की प्रोडक्ट खरीदा है, बल्कि वो लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व है इन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, जिन्होंने कोई सर्विस के लिए हायर किया हुआ है किसी प्रोडक्ट को या किसी गुड को, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं कि वो भी कंज्यूमर है। और चाहे ऑनलाइन मोड के थ्रू किया गया हो या ऑफलाइन मोड के थ्रू किया गया हो, दोनों ही तरीके से खरीदी गई या हायर की गई चीजों के लिए जो जिस पैसा दे रहा है व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर। एंड इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, टेली शॉपिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, किसी भी तरीके के थ्रू उन्होंने इन प्रोडक्ट को अवेल किया हुआ, उसे बोलते हैं कंज्यूमर। द एक्ट प्रोवाइड्स द सेटिंग अप ऑफ 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी। यहाँ पर 3 टायर क्वासी जुडिशरी मशीनरी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल की, जिसे आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। दिस मशीनरी हैज बीन एम्पावर्ड टू गिव रिलीफ टू अ स्पेसिफिक नेचर टू अवॉर्ड कंपनसेशन टू कंज्यूमर टू एक्ट अप्लाइज टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गुड्स के ऊपर अप्लाई करेगा, सर्विस अगर तुमने लिया है तो किसी दूसरे एक्ट में चले जाओ, नहीं, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो, दोनों में 3 टायर मैकेनिज्म अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। चलिए अब हम आगे बात करते हैं व्हाट आर द कंज्यूमर राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंज्यूमर राइट्स के ऊपर बेस आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं या फिर उसके ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। दिस इज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड against the marketing of goods which are hazardous to the life and property. There are various risks involved in the consumption of and use of the products such as food, drugs, toys, electrical appliances, etc. For example, gas cylinder, if it is not sealed properly, it may cause injury to life, even death can take place. Okay, so right to safety consumer का one of the consumer right है। अगर right to safety उसे नहीं मिलेगा तो consumer will not be able to use the product. So हर एक consumer को पूरी तरीके से right दिया जाता है कि consumer has
हैज राइट टू हैव सेफ्टी, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से किया जाए कि किसी भी तरीके से वो हजार्डियस ना हो कंज्यूमर के लिए। राइट टू बी इन्फॉर्म, कंज्यूमर हैज फुल राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट व्हाट, द कंज्यूमर हैज राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसिटी, पीरियोसिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ द गुड्स इंटेंडेड टू परचेज। तो यही सब जो हम देखते हैं, जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हम परचेज करते हैं उनके जो लेबल होते हैं वहाँ देखिए काफी डिटेल में लिखा रहता है कि इसके कंटेंट क्या है, ये वेज है, नॉन वेज है, इसमें कितनी कैलोरी है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए, क्योंकि कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर को पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें डली है, कैसे कैसे बना है। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी कहाँ उसे फोन करना है, कौन सा कंज्यूमर केयर इनका यूनिट काम करता है, कहाँ पर केस फाइल करना है, एवरीथिंग इज टू बी इन्फॉर्म्ड। देन अगर हम बात करें राइट टू चूज, कंज्यूमर हैज फुल राइट टू चूज, द कंज्यूमर शुड बी अश्योर्ड एक्सेस टू द वैरायटी ऑफ गुड्स। मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी दुकान पे कुछ सामान खरीदने के लिए गए एंड जो हमारा सेलर है वो हमें फोर्स कर रहा है कि भाई यही खरीदो, यही अच्छा है। नहीं, कंज्यूमर शुड हैव राइट टू चूज। पहले तो वैरायटी अवेलेबल होनी चाहिए वहां पर, और उस वैरायटी में से उसे खुद की अपने स्व विवेक से चीजें चूज करनी चाहिए, उसे फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि यही खरीद लो। ओके, देन आगे बात करें फोर्थ राइट की, तो राइट टू बी हर्ड होता है कंज्यूमर के पास। द कंज्यूमर हैज राइट टू रजिस्टर हिज डिससैटिस्फैक्शन एंड गेट कंप्लेंट हर्ड एट एप्रोप्रिएट फोरम्स। मतलब दिस राइट इंक्लूड्स द राइट टू मेक प्रोटेस्ट, द अबव थ्री राइट्स द मीनिंगलेस विदाउट द राइट टू बी हर्ड। अगर उसके पास राइट टू हर्ड ही नहीं है तो ऊपर के तीनों राइट का क्या करेगा वो, क्योंकि अगर उसको नहीं यहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसको राइट टू बी हर्ड मिलना चाहिए ना, मतलब उसे कहीं पर कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए मिलना चाहिए। राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल क्या है? इट मीन्स द राइट टू गेट क्लेम्स, कंप्लेंट्स सेटल्ड अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर और sellers due to unfair practices and exploitation by them. The consumer has been granted the right to redress if the performance and the quality etc of product is unsatisfactory. The redressal में उसे compensation मिल सकता है, उसे product replace होके मिल सकता है और किसी भी तरीके का compensation मिल सकता है। Right to be heard मतलब वो complain करे and right to seek redressal मतलब उस complaint का settlement हो। ये दोनों right आपस में एक दूसरे से link है। Sixth right is right to the consumer education. तो मतलब according to this right the consumer must be मेड अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड द रेमेडीज अवेलेबल। जैसे कि आपने देखा होगा समय समय पे हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर मैसेजेस आते रहते हैं कि आरबीआई विल नेवर आस्क फॉर योर पासवर्ड एंड पिन नंबर एक्सेट्रा। तो ये सारा क्या है, कंज्यूमर को अवेयर करते रहना कि भाई इस तरीके के फ्रॉड्स हो सकते हैं, आप इन सब के चक्कर में मत आ जाना। सो ये है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। नाउ फीचर्स ऑफ एक्ट क्या है, यहाँ पर सोशल वेलफेयर लॉ है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इट हैज हाईली प्रोग्रेसिव पीस ऑफ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन। It is acclaimed as Magna Carta of Indian consumers. मतलब this is a unique law which directly pertains to consumers in the market. Okay, comprehensive है ये provisions and effective safeguards है इसके अंदर consumers के लिए। Special consumer courts यहाँ पे establish किए गए हैं जो कि speedy work करते हैं and यहाँ पर simple and inexpensive remedies provide कराई जाती है। यहाँ पे complicated elaborated procedures नहीं होते, जल्दी जल्दी सुनवाई हो जाती है कंज्यूमर के and there is a time frame, it lays down the time limits to the disposal of cases. Okay, ऐसा नहीं कि सिविल कोर्ट्स की तरह लंबे लंबे सालों तक केसेस चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड क्लास एक्शंस आर देयर, इट अलाउज फाइलिंग द क्लास एक्शन कंप्लेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स हैविंग कॉमन इंटरेस्ट। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो हजारियस निकला या जो उसने प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल नहीं किया, तो सिर्फ मैं ही कंप्लेन कर सकती हूँ। मेरे बिहाफ पे दूसरी कोई एजेंसी भी कंप्लेन कर सकती कि देखो इनके साथ गलत हुआ है, कल को हमने अगर प्रोडक्ट खरीदा तो हमारे साथ भी गलत हो सकता है। देन अगर बात करें कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एंड इट्स टाइप क्या होता है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन वेरियस वेज when consumer do not get value for their money due to dishonesty on the part of traders or manufacturers. Consumer exploitation takes place, consumer feel cheated, sometimes consumers are not even aware that they are being exploited. So टाइप्स क्या हो सकते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की? ओवर चार्जिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट प्राइस उनसे चार्ज किया जा रहा है, अंडर वेइंग एंड गिविंग लेस वेट और क्वांटिटी ये हो सकता है, अडल्ट्रेशन, मिक्सिंग अनडिजायरेबल एलिमेंट्स इन द गुड्स जैसे कि हॉर्स डंग वगैरह को मिला दिया गया, तो ये सब क्या है, आप अडल्ट्रेशन कर रहे हैं। देन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, यूज अ पर्टिकुलर क्रीम ऑन एंड यू विल बिकम फेयर विद इन अ वीक, ये क्या है, दीज आर ऑल फॉल्स क्लेम्स। देन नॉट इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, आप ये
बता रहे कि ये लगाओगे तो अच्छा ऐसा हो जाएगा, उसकी कोई इल इफेक्ट है तो उसे भी बताया जाना चाहिए। सो ये सब है मेथड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। देन अगर हम बात करें कि कंज्यूमर अवेयरनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, सो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन अकर्स लार्जली ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। उनको पता ही नहीं है कि ये उनके राइट्स हैं, उन्हें एक्सरसाइज करने चाहिए और इसीलिए कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होता है। So consumer who are aware of their rights are not likely to be exploited. Aware and careful consumers can oppose attempt made to exploit them. Government and consumers associations often run campaigns to make consumers aware. जैसे कि एक एग्जाम्पल है उसका जागो ग्राहक जागो कैंपेन। सो कंज्यूमर अवेयरनेस की भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये देखो कितना छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर था। ये चैप्टर नंबर 5 भी अब हमने खत्म कर लिया है स्टूडेंट्स, ब्रावो। तो बस जोश से बने रहो, आपको सिर्फ यहाँ बैठना है, ईयरफोन लगाने हैं एंड सुना है। आज मेरे ऑडियो की क्वालिटी जरूर थोड़ी खराब हो रही है, लेकिन मैं इसके लिए हेल्प नहीं कर सकती बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि मैं आपको ऑडियो ठीक करके फिर वीडियो प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि अगर ऐसा करूंगी तो आप हमने जो टाइम लिमिट तय करी है उसे हम एक्सीड कर जाएंगे। तो प्लीज बेयर विद मी फॉर टुडे एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर हैविंग दिस बैड ऑडियो, बट आज कुछ टेक्निकल इश्यू है इसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन प्रॉमिस करते हैं आगे आने वाले वीडियोस में ऐसा नहीं होगा। चलिए तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ स्टूडेंट्स। ये सो नेक्स्ट चैप्टर ई कॉमर्स का चैप्टर जिसको हम सब देखते हैं, जिसका यूज हम सब करते हैं। ई कॉमर्स इज नथिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ अस। सो हम इसको अब यहाँ पर फॉर्मली पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स? वेरी वेरी सिंपल। ई कॉमर्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शंस कंडक्टेड ओवर अ नेटवर्क यूजिंग कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। द टर्म्स ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, बट वो दोनों एक नहीं है, आपको पता है। बट ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म देन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स सिंपली कवर्स फर्म्स इंटरैक्शन विद इट्स कस्टमर्स एंड सप्लायर्स ओवर द इंटरनेट, वेयरएज ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म। इसके अंदर बहुत सारी दूसरी सर्विसेज भी इंक्लूड होती है, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि इंश्योरेंस एंड मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस ट्रेडिंग बिटवीन द बायर एंड सेलर। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड और ई बिजनेस का ओवर ट्रेडिशनल मेथड्स, बिकॉज ट्रेडिशनल मेथड अब ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, पुराने होते जा रहे हैं। नाउ डेज पीपल आर वर्किंग एंड इन स्पेशली मेट्रो सिटीज पीपल आर वर्किंग मोर देन 12 आवर्स एंड उसमें उसका कम्यूटेशन टाइम भी इन्वॉल्व होता है, तो उनके पास फिजिकली जाने का और परचेज करने का समय बचा ही नहीं है। सो एवरीबडी प्रेफर्स द ई कॉमर्स, मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग। चलिए तो बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहले ग्लोबल रीच। आप अगर लोकल भी है तो आपकी रीच ओनली आपकी लोकल कस्टमर्स तक नहीं है। फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वी आर टॉकिंग दिस, आवर रीच इज टू ऑल द पीपल। ग्लोबल रीच हो सकती है हमारी। इम्प्रूव्ड एंड कॉम्पिटिटिव क्वालिटी सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एनेबल सप्लायर्स टू इम्प्रूव एंड कॉम्पिटिटिवनेस बाय बिकमिंग क्लोजर टू द कस्टमर्स। ओके, the corresponding customers benefit its improved quality of services. mass communication होता है इससे। एक तो global reach हो गया, दूसरा हो गया improved competitiveness और quality of services की वजह से increase होती है, and mass customization and personalized product and services इससे possible है। with electronic interaction suppliers are able to gather detailed information and needs of each individual customer and automatically tailor the product and services to those individual needs। तो आप customer से directly contact कर होते हो एंड उनसे आप इंफॉर्मेशन जो इकट्ठा करते हो, बेस्ड ऑन दैट आप उनके अकॉर्डिंगली कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। इनफैक्ट इफ यू एवर बाय फ्रॉम मिंत्रा और Amazon एंड ऑल, तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट सिर्फ सर्च भी करके आया था, देख कर आया था, लेट्स से लेटेस्ट स्टाइल ऑफ जैकेट और ट्राउजर और समथिंग, देन थोड़े दिन बाद और आपने नहीं भी खरीदा है तो वो आपको वही सजेस्ट करने लगता है। सो उन्हें अच्छी तरीके से पता है ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। और अगर आपने कभी कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसमें लेट्स से साइज लिया XX या M, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी दूसरा प्रोडक्ट परचेज करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगी कि पहले जब आपने परचेज किया था तो आपने XX साइज लिया था या M लिया था, तो अकॉर्डिंगली आप अपना साइज सेलेक्ट कर लीजिए। सो देखिए कितना कन्वीनियंट हो जाता है एंड कस्टमाइजेशन हो जाता है यहाँ पर बहुत आसानी से। शॉर्टन एंड इरेडिकेटेड सप्लाई चेन्स, मतलब कि क्या होता है
बहुत लंबी लंबी सप्लाई चेन्स नहीं है, इसीलिए हमें ऑनलाइन में बहुत अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं, हमें प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते दामों पे मिल जाता है, बिकॉज जितने ज़्यादा मिडिल मैन बीच में होंगे उतना ज़्यादा उनका प्रॉफिट जो मार्जिन है वो इंक्रीज होता जाएगा। देन सब्सटेंशियल सेविंग और रिडक्शन होता है। वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द रिडक्शन इन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। उन्हें वेयर हाउसिंग करने में बहुत खर्चा नहीं करना है, कैरिंग कॉस्ट बहुत कम है। वेल आप उनको बहुत पॉश एरियाज पे अपने शोरूम्स ओपन नहीं करने। द कस्टमर इज ओनली सीइंग एंड वन इंटरफेस, that is a mobile application or your website. Novel business opportunities, new products and services. In addition to redefining the markets of the existing product, the services, electronic businesses also provide opportunity to entirely new products and services. किसने सोचा था हमारे घरों में एलेक्सा होगी, हम और उसको कमांड देंगे कि लाइट ऑन कर दो, फैन ऑफ कर दो, and so many other things. So no new things, so new opportunities will come, and इस तरीके से novel business opportunities generate करता है e-business. Convenience on the internet transactions can be made 24 hours. अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो रात के 2 बजे 3 बजे आप फिजिकल मार्केट में जाके शॉपिंग नहीं कर सकते, लेकिन दिस मार्केट विच इज ऑनलाइन ओपन 24/7. Then it is a paperless society. E-business reduces independence on paperwork and attended red tapeism वगैरह को सब रिमूव कर देता है. Then speed, obviously much of the buying and selling involves exchange information, और द इंटरनेट इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज जस्ट बाय फ्यू क्लिक्स. तो ई बिजनेस बहुत ही अच्छा है एंड इसकी काफ़ी सारी एडवांटेजेस है ओवर द ट्रेडिशनल बिजनेस. अब देखते हैं ई टेलिंग एंड ई एडवर्टाइजिंग क्या है. ई एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है. आई थिंक इस साल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है. चलिए देखते हैं व्हाट इज ई टेलिंग. सबसे पहले ई टेलिंग मीन्स सेलिंग द गुड्स इन रिटेल. तो रिटेलिंग जिसको बोलते हैं इसे बोलते हैं ई टेलिंग. इंटरनेट इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग. इट रिप्रेजेंट्स business to business or business to consumer side of e-commerce like Amazon.com, Flipkart.com, Snapdeal.com and e-tailing firms. These are e-tailing firms. मतलब ये डायरेक्टली कस्टमर से इंटरैक्ट करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर्स को, फाइनल कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं. So this is called B2C, business to commerce. And e-tailing has led to development of e-tailware, and which is a software tool for creating the online catalogs. Then e-advertising की बात करें अब तो e-advertisement और electronic advertising means sending advertisement messages to consumers over the internet. It is also known as online advertisement. Internet advertisements or web advertisement, it involves an advertiser who provides advertisement to be displayed on the website and publisher who integrates different advertisements. Okay, so ये e-advertisement important है. Now e-marketing and e-security. What is e-marketing and e-security? ये बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकते हैं. So e-marketing or electronic marketing is a process of marketing a product or service on the internet via email, wireless media. Business firms use a range of technologies and connect with their customer. Whereas अगर हम ई सिक्योरिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मीन्स नेटवर्क सिक्योरिटी, ब्राउजर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी. इट इन्वॉल्व सेटिंग अप मेजर्स, चेक एंड रूल्स अगेंस्ट अटैकर्स और हैकर्स. ओके, सो ये ई सिक्योरिटी है. नेक्स्ट है ERP मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, 5 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है. ERP का मीनिंग क्या है? मीन्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूज टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. द सिस्टम कैन बी मैनेज एंड ट्रैक एवरीथिंग. ERP इज अ क्रॉस फंक्शनल सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑल प्रोसेसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे टैली का आपने नाम सुना होगा, टैली इज ऑल्सो कंसिडर्ड ERP. SAP वगैरह इस तरीके के सॉफ्टवेयर है जो कि यूज किए जाते हैं. अब मॉड्यूल्स ऑफ ERP में क्या हो सकते हैं? एक होता है ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, जो कि आपके सारे ह्यूमन रिसोर्स, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स का काम करेंगे, किसको कब सैलरी जाएगी, किसने कितने दिन काम किया, उस सबको देखता है. फिर होता है इन्वेंट्री मॉड्यूल. इन्वेंट्री मॉड्यूल मतलब इट इज अ मॉड्यूल विच विल चेक कितने स्टॉक में आइटम्स हैं, कितना स्टॉक आउट हो रहा है, किसको कब परचेज करना है, ऑल दैट. एंड देन सेल्स मॉड्यूल मतलब कितनी सेल्स हुई है, कितनी सेल्स इंक्वायरी आए हैं, कितने ऑर्डर्स पेंडिंग है. सो दीज आर द मॉड्यूल्स. देन इसके बाद हमारे पास होता है परचेज मॉड्यूल. परचेज मॉड्यूल में कितना रॉ मटेरियल एक्वायर किया गया, कब, कितना नेक्स्ट ऑर्डर देना है.
फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल, जिसमें कि हम सारे ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखते हैं। देन कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है, जहां पर हमारे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उनसे फीडबैक लेना, उनको रीसेल के लिए वापस कॉल करना, उनको मैसेजेस भेजना रिगार्डिंग सेल एंड ऑल। एंड देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट मींस फ्लो ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। सो कुल मिलाकर 7 है एंड 7 आपको याद करने पड़ेंगे। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप सोचिए कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें होती है। ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स वहां पे काम कर रहा है, इन्वेंट्री वहां पे है, सेल्स जरूर होती होगी, परचेज होती होगी, या फिर वहां पर फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती होगी ऑब्वियसली हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, और कस्टमर भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना एक एक्रोनिम बना सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद दिस चैप्टर आल्सो, एंड विद दिस आवर यूनिट नंबर 2 इज एंटायरली फिनिश्ड। सो अब मुझे लगता है बहुत देर हो गया है, मैं भी थोड़ा थक गई हूँ बोलते बोलते, बट जोश बरकरार है। हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, मे बी टुमारो यू विल गेट इट, जहां पर हम इसके सारे क्वेश्चंस, यूनिट 2 के सारे क्वेश्चन फ्रॉम इस साल के एसक्यूपी, प्रीवियस ईयर टर्म के एसक्यूपी, मतलब ईयर 2022 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से देख लेंगे। सो आज के लिए दिस पावर पैक सेशन इज ओवर स्टूडेंट, एंड अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू इमेंसली। आप यहाँ पर वन गो में पूरा का पूरा अपना फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि हो सकता है आप खुद से अगर पढ़ने बैठे तो आप उतना टाइम ना दे और कुछ टॉपिक्स को स्किप कर दे, लेकिन यहाँ हमने हर एक टॉपिक कंप्लीट किया है। अब आपको एक ही काम करना है, आप सीधे बुक उठाइए, क्वेश्चंस को देख लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो उनको रिवाइज करिए, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है तो जरूर से मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सिर्फ 1 रुपीज के लिए वहां पर कोर्स अवेलेबल है, जहां से आप अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का नॉलेज चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट 1 रुपीज के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रही हूँ, 1 रुपीज के लिए सिर्फ वो कोर्स, बिकॉज I cannot make it free. I have to charge something as per the developer's requirement. So that's all students for today. Bye. Have a great day. मिलते हैं फिर दोबारा, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए। Bye.